हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर बुद्धेश्वर मौर्य बीएमएस मेडिको की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको संस्कृत का एनसीआईएसएम अकॉर्डिंग के अनुसार दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो पहले हम परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा में संज्ञा प्रकरण को क्या बताया जा रहा है। जैसे सम, अब देख लीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि माहेश्वर सूत्र में हलंत का मेन रोल होता है, तो यहाँ भी देखिए हलंत का मेन रोल आया है। संज्ञा को अगर हम तोड़ेंगे तो दो भागों में डिवाइड होगा, सम प्लस ज्ञा। सही अर्थ का ज्ञान कराने वाले सामान्यतः इस प्रकार के ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। किस प्रकार के ज्ञान को? जो हमें किसी भी विषय वस्तु का सही सही ज्ञान कराए, जैसे श्याम, राम, गंगा नदी आदि का सही सही जो हमें ज्ञान कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को यहाँ पर अगर हम इसकी संज्ञा की व्युत्पत्ति पूछता है तो संज्ञा की व्युत्पत्ति को पहले बात उसके सूत्र से, या तो उसका सूत्र लिखें संज्ञा की व्युत्पत्ति का, या तो संज्ञा की व्युत्पत्ति का सूत्र लिखें। जैसे संज्ञायते अनय इति संज्ञा, अर्थात जिस पदार्थ बोधक विशेष शब्द का ज्ञान कराया जाए, उसे परिभाषित किया जाए या नहीं, वह संज्ञा कहलाता है। अब अगर हम आगे चलकर आपको बोलें कि संज्ञा सूत्र क्या होता है, कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 5 नंबर के एग्जाम में एनसीआईएसएम ने बताया है कि संज्ञा को परिभाषित करिए, व्युत्पत्ति लिखिए और संज्ञा सूत्र क्या होता है। तो यहाँ हम आपको बताएंगे आज संज्ञा सूत्र क्या है। संज्ञाओं का विधान कराने वाले सूत्र, देखिए मैंने क्या बोला, संज्ञाओं का विधान कराने वाले, अर्थात ज्ञान कराने वाले सूत्र जो हमें किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान कराते हैं तो उसे हम सूत्र कहते हैं, या अधिक विषयों का संक्षेप में कह देना संज्ञा सूत्र कहलाता है। यहाँ हम आपको फिर अब संज्ञा को आचार्यों ने अलग अलग माना है। जैसे यहाँ कुछ संज्ञाओं के नाम नीचे लिखे गए हैं। संयोग संज्ञा नंबर 1, संहिता संज्ञा, पद संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, इधर है हमारा हास्य दीर्घ और पुलुत संज्ञा। इसको तीनों एक में माना गया है क्योंकि इसमें मात्रा का जो होता है 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बताएंगे। अनुनासिक संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, इति संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उदांत संज्ञा आदि संज्ञाएं हो सकती हैं। इस प्रकार से हम यहाँ कुछ संज्ञाओं का अब आगे वर्णन करेंगे जो इस प्रकार से होते हैं। जैसे संयोग संज्ञा, नाम से ही स्पष्ट है, संयोग अर्थात मिलना। संयोग संज्ञा को बताया गया है मिलना, किसी भी संज्ञा का मिलना संयोग संज्ञा। लेकिन हम उसे परिभाषित कैसे करेंगे? हलो अनंतरः संयोगा, ये इसके सूत्र होते हैं। इसके क्या सूत्र होते हैं? हलो अनंतरा नाम संज्ञा। अगर हम संयोग संज्ञा का सूत्र पूछता है एमसीक्यू लेवल में तो हलो अनंतरः संयोगा। अब क्या इसमें लिखा है इसको परिभाषित करने के लिए देखिए, अचो से रहित 2 या 2 से अधिक हलवड़। अब आप पूछेंगे कि हलवड़ क्या है? तो जो करीब मतलब मिलना, जो आस पास के वर्ड होते, व्यंजनों का संयोग एक साथ होने पर एक साथ संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त, आयुर्वेद, देखो मैंने क्या बोला, देवदत्त कामा आयुर्वेद, यहाँ पर देवदत्त में 2 तकार हैं, दोनों के बीच कोई भी अच नहीं है। देवदत्त अर्थात कोई भी अच का मतलब जैसे अर्थात स्वर वर्ण नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया, देखिए ऑलरेडी यहाँ मैंने लिख दिया हलवर्ण मतलब व्यंजन, तो अच अर्थात स्वर वर्ण नहीं है। देवदत्त दोनों व्यंजन वर्ण हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें व्यंजन स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है। तो वहाँ हम इस हल समुदाय की संयोग संज्ञा इसी प्रकार रा और वा का संयोग संज्ञा है।
तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे केवल व्यंजन हो तो वहाँ वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। दूसरे संज्ञा पे चलते हैं हम। दूसरे संज्ञा पे चलते हैं तो संहिता संज्ञा आती है। संहिता संज्ञा में इसका भी ऊपर मैंने बताया है कि प्रत्येक संज्ञा का सूत्र अलग अलग बताया गया है, जो कि लिखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है। इसका सूत्र क्या होता है? नाम से स्पष्ट संहिता संज्ञा, परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता। प्रत्येक संज्ञा में उसके सूत्र लिखे गए हैं, छोटे छोटे, आपको याद करने हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका आपको रटना ही रटना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी माना गया है। अब वर्णों के अत्यंत सन्निधि होने पर, वर्णों के अत्यंत सन्निधि होने पर संहिता संज्ञा होती है। अब यहाँ सन्निधि का क्या मतलब होता है? सन्निधि के मतलब आपको समझाया गया है कि समीप, दो या दो से अधिक वर्णों का समीप होना संहिता संज्ञा कहलाता है। जैसे राम प्लस अवतार में राम के माँ के बाद जो आ है वह अवतार वाले उस आ के अत्यंत समीप है, अतः दोनों की आपस में संधि हो गई है। सारी संधियां संहिता में ही होती है और संधि होकर राम अवतारा बन गया। यदि राम के बीच कुछ और वर्ण आ जाए और उसके बाद अवतार बोला जाए तो संधि नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या बोला गया? दो चीजों का मिलना। तो इस प्रकार से हम इस संज्ञा को समझ सकते हैं। तो हमने दो संज्ञा पढ़ी, संयोग संज्ञा और संहिता संज्ञा। तीसरी संज्ञा पे अगर हम चलते हैं तो पद संज्ञा। जैसा कि हमने बताया है कि प्रत्येक संज्ञा का सूत्र होता है, छोटा छोटा श्लोक के रूप में होता है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तीसरी हमारी जो संज्ञा है वो है हमारी पद संज्ञा। अब जैसे एक परिभाषा होती है, पदार्थ विज्ञान में आपको पढ़ाया गया होगा, पद से अर्थ पदार्था। तो वहाँ पदार्थ के लिए पद से पदार्थ आ गया है ना, वो यहाँ दूसरा है पद यहाँ संज्ञा के रूप में पद आया है। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है ये है सुप्ति अनंता पदम। इसका जो सूत्र होता है सुप्ति अनंत पदम, ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र को आपको रटना ही रटना है, चेंज नहीं करना है। सुबंता और तिंगता, इसमें जो मेन रोल होता है दो वर्डों का होता है। तो अब सुनिए, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि पद संज्ञा किसे कहते हैं। सुबंत और पद, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। शुभ प्रत्यय आगे अजंत, शुभ प्रत्यय आगे अनंत पुल्लिंग प्रकरण में तथा तिंग प्रत्यय भवादि प्रकरण में, ये भवादि और अनंत ये प्रकरण में बताए जाएंगे। सु और भव जस आदि सु से सुप तक के प्रत्यय जिन शब्दों में लगे हुए हैं उन शब्दों को सुबंत और तिप तस जी आदि से वही महिंग तक को हम कहते हैं पद संज्ञा। इसमें आपको समझाने के लिए हमने एक वर्ड बोला है सुबंत और तिंगल। चा पद संज्ञा, चा हमेशा जहाँ वर्ड आ जाए वो जोड़ने के लिए आता है चा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब चौथे को में हम चलेंगे गुण संज्ञा। गुण संज्ञा की अब आप कहेंगे गुण संधि में भी आती है, पर वो संधि अलग है, ये संज्ञा है, वो संधि अलग है। गुण संज्ञा में बताया गया है सेम जैसे ऊपर बताया मैंने, इसका यहाँ भी फार्मूला होता है। ये फार्मूला है आदेंग गुणा। यहाँ इसमें दो मेन रोल होते हैं, अत एवं एंग। चा मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि जोड़ना, हास्व आकार और एंग ये गुण संज्ञक होते हैं। अर्थात ए ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ए ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। आ ए ओ ये तीनों का ही ग्रहण करती है, इनका गुण संज्ञा हो जाती है और ये तीन वर्णों को ग्रहण करती हैं, ये तीन वर्णों को ग्रहण करती हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कर लीजिएगा। गुण संज्ञा अगर सारे संज्ञाओं में पूछा जाए
तो गुण संज्ञा और संहिता संज्ञा मेन होती है। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आती है वृद्ध संज्ञा। 5वें नंबर पे हमारी आती है वृद्ध संज्ञा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि प्रत्येक संज्ञा में सूत्र होता है, तो इसका भी सूत्र निश्चित है। इसका सूत्र है वृद्ध र अदैज वृद्ध अदैज वृद्ध रादैज। आप वो उच्चारण में मत कंफ्यूज होइएगा। आ और एच, आ और एच, ए और औ, ये वृद्ध संज्ञक होते हैं। वृद्ध संज्ञा और आ, देखिए मैंने क्या बोला है, आ, ऐ और औ, संगी आत दीर्घ आकार और एच, देखिए एच, फिर एच प्रत्याहार। प्रत्याहार आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ए और ऐ, इस तरह ए और ऐ ये तीन वर्ड वृद्धि कहलाते हैं। जहाँ पर अन्य सूत्र वृद्धि का विधान करते हैं वहाँ आ, ये फिर 2 पॉइंट आए, आ बड़ा आ और ऐ और औ, और ये 3 आदेश होते हैं के रूप में आप उपस्थित हो जाते हैं। ये एग्जाम पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसे बेसिकली पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इसको नहीं पूछा जाता है। ये भी उतना एग्जाम पॉइंट से ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप पढ़ के जाना है क्योंकि एमसीक्यू लेवल एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है। अब देखिए तीनों का मैंने ऊपर ही बता दिया था कि हासु संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। इसका जो सूत्र होता है उ कालो अज्र स्वर दीर्घ प्लुतः, ये भी इसका सूत्र होता है। ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें मैंने क्या बोला था, मात्रा का इसमें प्रयोग होता है। जैसे हास्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यायात, एक मात्र वाले अच स्वर वर्ड की हास्व संज्ञा होती है। जिसमें एक मात्र वाला होता है उसमें हास्व होता है, और जिसमें 2 मात्र वाला होता है वह दीर्घ होता है। जिसमें 3 होता है वो प्लुत संज्ञा होती है, और 3 वाले को प्लुत संज्ञा का। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे रटना है। एक वाले को होते हैं हास्व, और 2 वाले को होते हैं दीर्घ, और 3 वाले के होते हैं प्लुत। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। इस प्रकार से अच प्रत्याहार के दीर्घ एवं प्लुत अच होते हैं। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो अनुनासिक संज्ञा आती है। अनुनासिक संज्ञा मैंने जैसे ऊपर बता कर रखा है कि प्रत्येक संज्ञा शुरू होने से पहले उसका सूत्र आता है। कौन सा सूत्र? मुख नासिका वचनो अनुनासिको। देखिए मुख नासिका, इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, मुख नासिका वचनो अनुनासिको। तो हमने एक पॉइंट कर लीजिए, 2 3 और ये 4। इस प्रकार इसको डिवीजन करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और हमने ऑलरेडी बता कर रखा ये सूत्र के रूप में होता है, लिखने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो ना याद हो इस सूत्र को तो आप लिख के याद करिएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैंने बता के रखा ये सूत्र होता है। एक बार फिर से मैं उच्चारण कर देता हूँ, मुख नासिको वचनो अनुनासिका। अब बात करते हैं कि मुख सहित नासिका से उच्चारित होने वाले, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि जो कहाँ कहाँ से कौन से वर्ड उच्चारित होते हैं। तो कहीं कंठोष्ठ आया है, कहीं दंतोष्ठ आया है। अब यहाँ मुख नासिका, मुख सहित, मुख से और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्डों को अनुनासिक संज्ञा दी गई है। अनुनासिक संज्ञा दी गई है होती है। वर्डों का उच्चारण तो मुख से होता है, किंतु ये अंगा, इया, ड़ा, ना, मा आदि वर्ड अनुनासिक तथा अनुस्वार होते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार होते हैं, अर्थात इन्होंने बोला है कि मुख से और नासिका से दोनों होता है, तो उच्चारण में नाक की भांति सहायता चाहिए। तो ये अंगा, इया, ड़ा, ना, मा या वाराला के रूप में निरनुनासिक भी होते हैं। निरानुनासिक, निर्मोनासिक, अनुनासिक भी होते हैं। तो आप इसमें समझना है कि मुख और नाक से जो बोला जाए उसको हम क्या कहते हैं। ये इस प्रकार से इतने वर्डों को हमें ध्यान में देना है। आगे चलते हैं। उपसर्ग
और गति संज्ञा, एक आता है उपसर्ग जो संख्या में 22 होती है, पर वो उपसर्ग यहाँ नहीं प्रयोग किया जाएगा, यहाँ अलग प्रकार से, यहाँ संज्ञा के रूप में उपसर्ग बताया जा रहा है। अब देखिए, उपसर्ग क्रिया योगा, मैंने आगे पीछे बताया है कि प्रत्येक जो जो संज्ञा होती है उसका एक अलग फार्मूला होता है। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला मतलब सूत्र, इसका यहाँ पर सूत्र क्या होता है, उपसर्गा क्रिया योगा। अभी संस्कृत में आपको विशेष ध्यान देना है कि हलंत, और इसको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। कभी इसको भूलना नहीं है, जहाँ जो लिखा है उसको उसी रूप में लिखना पड़ेगा, तो ही आपको नंबर मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि अब इसमें क्या है, उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा। अब बेसिकली हम ऑलरेडी पढ़ाए हैं पर, देखिए इसको हम प्र बोलेंगे और प्र बोलेंगे, इसको प्रा बोलेंगे। आदि अवयव शब्दों की क्रिया का साक्षात योग होने पर उपसर्ग और गति संज्ञा होती है। अर्थात योग में क्या होता है, यहाँ जुड़ना, फिर आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ किस वर्ड को जोड़ना है। आपको ऊपर मैंने बताया था कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रत्येक संज्ञा का अर्थ उसके इस सूत्र में छिपा होता है। अर्थात ये सूत्र आपको रटना ही रटना पड़ेगा, किसी भी हालत में बिना सूत्र रटे आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। अब आगे, अब देखिए मैंने उसी में बोला है, उपसर्ग और गति संज्ञा में ही बोला है मैंने कि आपको प्रा, पर, प्रा, उप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस। देखिए मैंने क्या बोला, प्रा, उप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, अत, नाभि, प्रति, पर, उप, से। ये 22 उपसर्ग होते हैं। यहाँ पे ये जो उपसर्ग टोटल लिखे हैं ये 22 उपसर्ग हैं, इसके डिटेल हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ करेंगे हम इति संज्ञा। जैसा कि मैंने बताया है कि उसका जो अर्थ होता है उसी संज्ञा में छिपा, उसके सूत्र में छिपा होता है। तो आपका यहाँ फिर से आ गया नया सूत्र, रटना ही रटना पड़ेगा, बिना इसके रटे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसमें बताया गया है जो उपदेश अंत्य हलिंत स्यात्, आपको अगर श्लोक के माध्यम से याद हो रहा है तो श्लोक के माध्यम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको श्लोक नहीं याद हो रहा है, वो जैसे यहाँ का श्लोक है, उपदेश अंत्य हलिंत स्यात् उपदेश आद्यो उच्चारणम शून्याष्ट दृष्टम पदम सूत्र अनंतरादि अनुवर्तनीयम सवर्ता। आगे हम बात करेंगे इत एक नाम, इसके द्वारा कुल हल अक्षरों को इत नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, इत नाम से। कौन से वर्ड, हल अक्षर को। मैंने ऊपर पिछले लेक्चर में वर्ड और अक्षर की परिभाषा बता कर रखा है। हल वर्डों की इत संज्ञा होती है। पाणिनि ने प्रत्याहार को और व्याकरण ने प्रत्याहार को अलग अलग काउंटिंग में माना है, यहाँ पर उसका उपयोग यहाँ पे है। एवं पतंजलि ने इनका प्रथम पाठ किया है, उसे उपदेश नाम से जाना जाता है। इस प्रकार धातु, प्रत्यय, आदेश, आगम आदि भी उपदेश माने जाते हैं। अब नाम से ही है लोप, गायब हो जाना। अदर्शनम लोप, हम कोई उसके सूत्र में अर्थ छिपा है और कहीं कहीं उसके नाम में ही सूत्र अर्थ छिपा। जैसे लोप, लोप का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, शाब्दिक अर्थ होता है गायब हो जाना। लोप का शाब्दिक अर्थ होता है गायब हो जाना। लोप का शाब्दिक अर्थ होता है गायब हो जाना। तो यहाँ आपका ये सबसे आसान होने वाला है, पर एग्जाम पॉइंट से उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से यह याद हो जाने वाला सूत्र होता है। अब देखिए, पहले प्रसक्त विद्यमान, पहले प्रसक्त का बाद में आदर्शनम होना अर्थात लोप कहलाता है। लोप का एक अर्थ नाश भी होता है, किंतु पाणिन्य व्याकरण में शास्त्र में लोप का अर्थ है आदर्शनम माना गया है। आदर्शनम अर्थात जो ना दिखे ना सुनाई पड़े, जो पहले से था
किंतु बाद में किसी सूत्र आदि द्वारा लोप हो गया हो, सूत्र आदि द्वारा लोप हो गया हो, तो उसे हम आदर्शनम लोप, आदर्शनम अर्थ, कहीं कहीं आदर्शनम संज्ञा से पूछा गया है, कहीं कहीं तो हम लोप समझेंगे। बेसिकली आपको बेसिकली इसमें क्या देखना है आपको, हर परिभाषा में, हर संज्ञा में उसका परिभाषा उसके सूत्र में छिपा होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि आपको सूत्र याद होना जरूरी है। आगे चलेंगे, हम प्रत्याहार संज्ञा को बताएंगे। प्रत्याहार संज्ञा, इसका देखिए, इसका भी सूत्र यही होता है, प्रत्याहार का भी सूत्र होता है आदिरंत्य संहिता, आदिरंत्य संहिता। इत संज्ञा अंत्य वर्ण के साथ पठित आदि में जो आदि वर्ण का है, जो मध्यवर्ती वर्णों का बोध कराता है, जो मध्यवर्ती मतलब बीच का वर्ण हुआ अपना भी बोधक होता है। अंत्य इत संज्ञक वर्ण, जैसे अयुड़ इस सूत्र में ड़ा की हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा की गई है। मैंने प्रत्याहार में बताया है कि प्रत्येक प्रत्याहार के लास्ट वर्ड, जैसे इस आयुड़ में ड़ा लास्ट वर्ड होता है तो इसको नहीं काउंट करना, उसी को इत संज्ञा यहाँ संज्ञा के रूप में बताया जा रहा है। इसी तरह माहेश्वर सूत्रों में अनेक प्रत्याहार बनाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया है। अच हल अल आदि प्रत्याहार को समझाया गया है। अब यहाँ चलते हैं उदांत संज्ञा, जिस अच के उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग का प्रयोग हो उसे अच स्वर वर्णों की उदांत संज्ञा। मैंने ऊपर ही बताया, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, ऊर्ध्व जहाँ प्रयोग होता है, जहाँ पे जिस जिस वर्ण में ऊर्ध्व प्रयोग होता है उसे हम उदांत संज्ञा कहते हैं। अनुदांत संज्ञा, नीचरे अनुदंता, ये फार्मूला अभी आगे आपको भी हम पढ़ाएंगे। देखिए इसी का नाम इसी में छिपा है, ये याद रखिए कि हम आगे आगे के लेक्चर में आपसे पूछेंगे। नीचरे अनुदांत, जिस अच के उच्चारण में स्थानों के निम्न भाग का प्रयोग हो उस अच की अनुदांत संज्ञा होती है। तो इसमें आपको नहीं समझ में आया, मुझे पता है। जिस अच के उच्चारण में स्थानों के निम्न भाग का प्रयोग हो उसे अच की संज्ञा, अब नीचे नाम से ही प्रयोग हो कि नीचे, तो याद कर लीजिएगा। और आगे जो आने वाले हैं ये दो, ये आपको टिप पे होना चाहिए, ये दो मैं बता रहा हूँ। स्वरित संज्ञा, समाहार, अर्थात सारे संज्ञाओं का समाहार मतलब क्या होता है, मिलन। जिस अच के उच्चारण में उदांत और अनुदांत का समान उपयोग किया गया हो तो उसे अच स्वरित संज्ञा कहते हैं। मैंने क्या बोला, मिलना, तो समान समान लिखा तो समान समान लिखना पड़ेगा, अच और उदांत और अनुदांत का अच जो होता है। फिर आगे चलते हैं, एग्जाम पॉइंट से ये बहुत जरूरी है। स्वर्ण संज्ञा, तुलस्य प्रयत्नम सुवर्णम सवर्णम, तुलस्य प्रयत्नम सवर्णम, जिन वर्णों का तालु आदि स्थान और अभयांतर प्रयत्न तुल्य हो। क्या बोला गया है, तालु आदि स्थान अभ्यंतर प्रयत्न के तुल्य हो, मतलब तुलना की गई हो, वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, अर्थात आपस में एक स्थान को एक संज्ञा दूसरी जगह से बोली जाएगी। यह सूत्र दो या दो से अधिक वर्णों को आपस सवर्ण संज्ञा कहलाता है। फिर आगे आता है वर्णों की आपस में स्थान और प्रयत्न, तो ऊपर मैंने इसका परिभाषा बताकर रखा है। निपात संज्ञा आता है, निपात संज्ञा का फार्मूला होता है प्राग्री स्वरा सन्निपाता, इसमें भी आता है नजदीकी शब्द। अष्टाध्यायी में इस सूत्र से लेकर री स्वर शब्द वाले आदृश्वर सूत्र तक जिन शब्दों का विवेचन किया गया हो उनकी निपात संज्ञा होती है। अष्टाध्यायी का अवलोकन करना आवश्यक है। एग्जाम पॉइंट से उतना जरूरी नहीं है, 16वां पॉइंट अब ये एग्जाम पॉइंट से जरूरी है। नाम से ही स्पष्ट है, देखिए ईदे देव द्यू वचनम परिग्रहम, ये आपको आगे अभी आगे के लेक्चर में इसका फुल डिटेल आएगा एक जगह संधि में, इसलिए आप यहाँ पर रट के रखिए सूत्र को। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचनम परिग्रहम संज्ञा होता है। ये वर्ड आपको रटने हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको याद रहेगा। इकारांत पुल्लिंग हरीश शब्द तथा उकारांत पुल्लिंग भानु शब्दों की प्रथमा के द्विवचन में क्रमशः हरि ओम भानु ये दीर्घांत रूप बनते हैं, और आवांत शब्द के स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में एकारांत शब्द बनता है। इस सूत्र को परिग्रह कहते हैं। आप अगर ये सूत्र पूछता है
परिग्रह संज्ञा, तो आपको केवल ईदे द्विद्विवचनम परिग्रहम अगर लिखते हैं तो भी इस परिभाषा को कंप्लीट माना जाता है। ये एग्जाम के एमसीक्यू पॉइंट में पूछा जाता है इसका सूत्र। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आगे के लिए हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।